साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आपके बीच बन रही हूँ, फिजिक्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें हमारी आने वाली क्लास 9वीं क्लास होगी। जो 8वीं क्लास हमारी आई है वह पृष्ठ तनाव की आई है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास समझ आई होगी। तो आप हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी सभी क्लासेस धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पर डे हमारी ज्योग्राफी की क्लास आ रही है रोहित सर के द्वारा, रीजनिंग आ रही है हमारी राज सर के द्वारा, और हिंदी की क्लासेस हमारी बस बुधवार और बृहस्पतिवार को ऑफ रहती हैं। उसके अलावा रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। तो आइए अब हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर शांता। शांता क्या है? किसी भी पदार्थ का गुण ऐसा जिसे बहने की प्रवृत्ति में होता है, किसी पदार्थ का चिपचिपा गुण क्या है? हमारा श्यानता है। इसी के अनुसार हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव या गैस को दो परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? यानी किसी भी द्रव या गैस के किसी भी द्रव या गैस के दो परतों के बीच घर्षण करने वाला बल, विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, शान बल, सर्पी घर्षण बल, स्पर्शी घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्शी घर्षण बल हमारा क्या होता है? स्पर्शी घर्षण बल होता है, घर्षण बल का मतलब है किसी गतिमान वस्तु की गति का विरोध करना। स्पर्शी घर्षण बल है यानी किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान है या उसको घर्षण बल के द्वारा रोका जाता है, वस्तु गति में नहीं आती, वो है आपका स्पर्शी घर्षण बल। उसके बाद है हमारा सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है हमारा? जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है, तब उसकी गति का जो बल विरोध करता है वो हमारा होता है स्पर्शी घर्षण बल। साथ ही साथ घर्षण बल का मैंने आपको तीसरा प्रकार बताया था, रोलिंग घर्षण बल। रोलिंग घर्षण बल क्या होता है? रोलिंग घर्षण बल होता है आपका किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु का विरोध करने वाला बल। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु की गति का जो विरोध करता है बल, वो हमारा होता है रोलिंग घर्षण बल। लेकिन हमसे पूछा गया है किसी द्रव या गैस, यानी किसी भी लिक्विड या गैसियस के दो परतों के बीच उनकी जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उनमें होने वाली गति का जो विरोध करता है, वो घर्षण बल क्या कहलाता है आपका? तो हमने देखा कि हमारा जो स्पर्शी घर्षण बल है वो किसी वस्तु के ऊपर या नीचे जाने पर गति का विरोध करने वाला बल है। ये किसी सतह पर गति का विरोध करता है, तब स्पर्शी घर्षण बल है। तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए, श्यान बल। तो किसी भी द्रव या गैस की दो परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल क्या हो जाएगा? हमारा श्यान बल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव को विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। यानी अभी हमने पढ़ा था किसी द्रव या गैस में उनकी दो परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? आपका श्यान बल कहलाता है। यहाँ बोला गया है कि किसी भी द्रव का या गैस का ऐसा गुण जिसके कारण द्रव को विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति के विरोध होता है। आपेक्षिक गति का विरोध होता है किसी द्रव का गुण क्या कहलाएगा? जब बल श्यान बल कहलाता है तो उससे ही रिलेटेड कोई शब्द होगा। अब हमने देखा यहाँ पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हमने पढ़ा था कि जब किसी पृष्ठ का कम से कम क्षेत्रफल हो और उस पृष्ठ पर कम क्षेत्रफल के कारण कोई तनाव उत्पन्न होता है, तो वो हमारा क्या होता है? आपका पृष्ठ तनाव होता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है केशिकात्व। केशिकात्व किसका गुण है? केशिकात्व एक पृष्ठ तनाव से होने वाली क्रिया का गुण है। जो केशिक नली होती है वो एक बहुत महीन होती है, कम त्रिज्या वाली खोखली नली होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी लैंप या लालटेन में ऊपर चढ़ने, जो ऊपर तेल चढ़ता है जिससे उस लैंप या लालटेन से रोशनी मिलती है, तो वो हमारा किसका काम करता है? केशिकात्व का काम करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है शांता। तो हम पढ़ेंगे कि जब वो विरोध करने वाला बल जो विरोध कर रहा था बल, वो हमारा श्यान बल था। तो हमसे पूछा गया है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव को विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, तो वो होता है आपका
शांता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शांता, यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस द्रव के या गैस के मध्य दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध होता है, तो वो क्या है आपका? शांता। और इस विरोध का जो घर्षण बल है वो होता है आपका शान बल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांता द्रव्य की किन अवस्थाओं में होती है? द्रव्य से मतलब है मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ। और मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमसे पूछा गया है कि शांता द्रव्य की किन अवस्थाओं में होती है। अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमें द्रव और गैस दे रखे थे, सेकंड में हमें द्रव दे रखा था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि शांता द्रव्य के किन गुणों में होती है, किस अवस्था में होती है, किस स्टेट में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये शांता होती है आपकी द्रव में भी होती है, गैस में भी होती है, ठोस में नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि शांता द्रव्य की 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। शांता क्या है? शांता किसी द्रव या गैस का ऐसा गुण है जिसमें उनके दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध होता है, तो वो क्या है आपकी? शांता है। और शांता किन 2 अवस्थाओं में होती है पदार्थ की? द्रव और गैस में, यानी कि आपका लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसों में शांता होती है, मतलब यहाँ रीजन बताना है कि गैसों में जो शांता होती है वो किसके कारण होती है, क्या रीजन है जो गैसों में शांता होती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने की ऑप्शन क्या है। एक परत से दूसरे परत में अणुओं का स्थानांतरण, यानी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर। फिर है आसंजक बल द्वारा, यहाँ पर एक से बच्चों एक्स्ट्रा लग गया, ये है आपका आसंजक। ठीक है, आसंजक बल क्या है? किसी 2 विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल है, जो अभी हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, जिसका चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 पृष्ठ तनाव। उसमें हमने कराया आपको कि आसंजक बल क्या है और ससंजक बल क्या है। तो आसंजक बल है हमारा किन्हीं 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल होता है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन ससंजक बल द्वारा। ससंजक बल द्वारा होती है क्या गैसों में शांता? नहीं। ससंजक बल क्या है? ससंजक बल है समान पदार्थ के 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आपका ससंजक बल होता है। और फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि गैसों में शांता किसके कारण होती है? शांता क्या है हमारी? कि किसी गैस या द्रव के 2 परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने का गुण हमारा शांता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक परत से दूसरे परत में अणुओं का स्थानांतरण, यानी ये 2 परत हैं, ये भी गैस की कोई लेयर है और ये भी, इनसे जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो क्या है आपका? शांता है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। गैसों में शांता किसके कारण होती है? गैसों में शांता अणुओं, दोनों परतों के अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के कारण होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांता गुणांक क्या है? हमसे बोला गया है किसी द्रव की शांता, किसी ठोस की शांता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आपने अगर डेफिनेशन को ध्यान से सुना होगा या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की 2 अवस्था में ही शांता होती है, तीसरी अवस्था में नहीं होती। तो ठोस में शांता नहीं होती, द्रव में और गैस में शांता होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे अपने ऑप्शन कि शांता गुणांक क्या है, किसी द्रव की शांता, किसी ठोस की शांता। हम यहाँ कह देंगे कि ठोस में शांता होती ही नहीं है, तो उपयुक्त तो दोनों वाला भी कैंसिल और इनमें से कोई नहीं भी कैंसिल, क्योंकि हमें पता है कि शांता किस में होती है, तो द्रव में होती है या गैस में होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांता गुणांक का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ शांता मात्रक? ये है डेकापॉइज, ये भी मात्रक है, पास्कल ये भी है, पास्कल सेकंड भी है। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। और मैंने आपको बताया था कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक वार होता है, और मैंने आपको रिलेशन भी बताया था कि एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। और यहाँ पर पास्कल पर सेकंड से मतलब है कि दाब का प्रति सेकंड, दाब पर सेकंड, यानी कि जो दाब है उसमें अगर हम टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? शांता गुणांक आ जाएगा, मतलब उसके बहने का गुणा आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। शांता गुणांक का मात्रक क्या है आपका? डेकापाइज भी है, पाउजली भी है। लेकिन आपको कभी कभी बुक में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में इस तरीके से दे देगा, जो कि गलत है। आप सोचेंगे कि ये तो बताया था, कंफ्यूज करने के लिए ये भी देगा और ये भी देगा। तो ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है पाइजली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक शांता किस में होती है? तो मैंने आपको बताया कि शांता किसी पदार्थ में दो परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति के विरोध को कहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की तीन मात्रा है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से ठोस में शांतता नहीं होती। नहीं होती कि द्रव में होती है और गैस में होती है। लेकिन हमसे पूछा गया कि द्रव और गैस में से भी किस में सबसे अधिक शांतता होती है? किस में सबसे अधिक शांतता होती है? तो हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी कि गैसों में शांतता सबसे अधिक होती है। क्योंकि द्रव है उसमें जो आपके शांतता होती है वो संसंजक बल के कारण होती है, और गैस में जो आपकी शांतता होती है वो दो परतों के बीच जो अणु है उनके ट्रांसफर के कारण होती है, स्थानांतरण के कारण होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट कि गैसों में सबसे अधिक शांतता होती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु शांत द्रव से गिरे तथा उसका वेग प्रारंभ में बढ़े तत्पश्चात नियत वेग से गिरे, तब नियत वेग क्या कहलाता है? मतलब कोई भी हमने लिक्विड ले लिया जो शांत बल से गिरता है, उसके बाद उसका वेग स्टार्टिंग में बढ़ता है। वेग क्या है? विस्थापन की दर वेग है, और वेग परिवर्तन की दर क्या है आपका? त्वरण है। तो हमसे बोला गया कि उसका वेग प्रारंभ में बढ़े, यानी स्टार्टिंग में जब वो शांत द्रव गिरता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो एक साथ बढ़ती है। उसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात, तत्पश्चात का ही मतलब है उसके बाद। क्या मतलब है आपका? तत्पश्चात का मतलब है उसके बाद। नियत वेग से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स वेलोसिटी से गिरे तब नियत वेग क्या कहलाता है आपका? आपेक्षिक वेग नहीं कहलाता। वेग क्या है आपकी? विस्थापन परिवर्तन की दर है। दर वेग है आपका। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है कि जब कोई शांत द्रव गिरे तो उसके बाद जो हम उसकी वेलोसिटी है द्रव की वो एक साथ बढ़ती है प्रारंभ में, और उसके बाद यानी तत्पश्चात वो क्या हो? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरे। तो हमारा कौन सा वेग होता है? कांस्टेंट वेग आपका सीमांत वेग होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर सी हो जाता है कि सीमांत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत वेग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमांत वेग के समय वस्तु का भार होता है। सीमांत वेग क्या है हमारा? जब कोई वस्तु शांत बल के तहत द्रव गिरता है, उसमें फिर एक प्रारंभ में वेलोसिटी बढ़ती है,
उसके बाद नियत वेग से चलते हैं तो वो हमारा सीमांत वेग है। लेकिन उसने कहा है हमसे कि सीमांत वेग के समय वस्तु का भार कितना होता है, यानी जो भी द्रव है या गैस है उसका वेट कितना होगा, शान बल के बराबर होगा, उत्प्लावक बल के बराबर होगा, या शान बल और उत्प्लावक बल दोनों के बराबर होगा। शान बल क्या होता है, हमारा एक ऐसा बल जो किसी द्रव या गैस के मध्य दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का घर्षण बल है। तो वो क्या है, आपका शान बल है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सीमांत वेग के समय वस्तु का भार क्या होता है, तो हमारा वस्तु का भार होता है शान बल और उत्प्लावक बल के योग के बराबर। यानी जब हम उत्प्लावक बल और शान बल को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारी वस्तु का भार आ जाएगा। किस समय, जिस समय वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, सीमांत वेग दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा रेखीय प्रवाह क्या है, यानी धारा रेखीय प्रवाह क्या है। द्रव का प्रत्येक कण उसी पथ से गुजरे जिससे पहला कण गुजरा था, या द्रव का प्रत्येक कण अलग अलग पथ से गुजरे, उपयुक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। सपोज इट हमने कोई लिक्विड ले लिया और हम उसको फ्लो कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, एक बूंद एक मॉलिक्यूल उसके यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, ऐसे नहीं। जब हम फ्लो करेंगे तो उसके कण एक ही पथ से गुजरे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि द्रव का प्रत्येक कण उसी पथ से गुजरे, उसी वे से गुजरे जिससे हमारा क्या पहला कण गुजरा था, जिससे पहले वाला कण गुजरा था। तो हमसे बोला गया है कि धारा रेखीय प्रवाह क्या है। तो धारा रेखीय प्रवाह है हमारा कि किसी भी द्रव का या गैस प्रथम कण जिस पथ से गुजरा है उसी पथ से अन्य सभी कण जाएं, ना कि अलग अलग पथ से गुजरें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कि धारा का रेखीय प्रवाह क्या है, किसी पथ से गुजरने वाला पहला कण जिस पथ से गुजर गया है तो उसी पथ से हमारे अन्य कण भी गुजरे, तो वो क्या है, आपका धारा का रेखीय प्रवाह है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक वेग क्या है। क्रांतिक वेग क्या है, धारा के रेखीय प्रवाह का महत्तम वेग, महत्तम मतलब मैक्सिमम या अधिकतम, और न्यूनतम का मिनिमम। तो क्रांतिक वेग क्या है, धारा का रेखीय प्रवाह का महत्तम वेग या न्यूनतम वेग या शून्य मतलब जीरो वेलोसिटी। तो इनमें से क्या है, तो हम बोल देंगे कि धारा रेखीय प्रवाह का महत्तम वेग जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या है, आपकी क्रांतिक वेग है। धारा का रेखीय प्रवाह क्या है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है कि किसी भी द्रव का या गैस के सभी कण उसी पथ से गुजरे जिस पथ से पहला कण गुजरा था, तो वो क्या है, आपका धारा रेखीय प्रवाह है। और धारा रेखीय प्रवाह का जो महत्तम वेग है, हाईएस्ट वेलोसिटी है जो धारा रेखीय प्रवाह की, वो क्या है, आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। कुल ऊर्जा से मतलब है हमारा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। क्या मतलब है हमारा, कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि बांध बनाकर रोका गया पानी, तनी हुई स्प्रिंग, ये सब जो, या तीर जो कमान से तीर खींचकर रोका गया, वो क्या है हमारा, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसको हम संग्रहित कर कर रखे हुए हैं, तो वो क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा क्या है, जब कोई वस्तु गति में है और गति कर रही है तो वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा। गति के लिए भी किसी एनर्जी की जरूरत है तो वो क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी मैंने आपको, K = ½
एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी एम जी एच। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह, ये धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन में कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये किसका नियम है, किसने बोला था कि धारा रेखीय प्रवाह में जब कोई गति करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में ऊर्जा का योग नियत रहता है। कुल ऊर्जा से मतलब था हमारी कि अगर उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा है तो दोनों, स्थितिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा, लेकिन बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है और कुछ कण ठहरे हुए हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा भी है, तो दोनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। हमारा किसने बोला था, ये बोला था आपका बर्नौली की प्रमेय के अनुसार था। पाइथागोरस प्रमेय हम मैथ में पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, किसके लिए, एक राइट एंगल के लिए, एक समकोण के लिए। ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब, वो सॉरी ये कर्ण होता है, एंगल 90 के एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है, जिस पर एंगल है वो आधार है, बेस है, और ये लंब है आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम है आपकी ये कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने पढ़ा था, किसके लिए है ये आपका, ये अभी हम लास्ट क्लास में करा कर आए हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्नौली की प्रमेय का किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कि बर्नौली की प्रमेय में क्या दिया गया है। बर्नौली की प्रमेय क्या थी कि किसी आदर्श द्रव में जब धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा का योग क्या रहता है आपका, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो किससे रिलेटेड है, संवेग संरक्षण से तो है नहीं क्योंकि ऊर्जा की बात करी गई है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो जाता है बी की बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहद, पानी और तेल में सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है। शहद, पानी और तेल में, अब सबसे पहले आपको देखेंगे कि सबसे पतला लिक्विड क्या है आपका, पानी है। उससे थोड़ा गाढ़ा द्रव क्या है आपका, तेल है। और सबसे गाढ़ा द्रव क्या है आपका, शहद है। गाढ़ा द्रव क्या है आपका, शहद है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमारी सांद्रता है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो सांद्रता होती है हमारी सबसे अधिक शहद में। क्योंकि पानी जल्दी बहने लग जाएगा, तेल उससे थोड़ा धीमे धीमे बहेगा, लेकिन शहद इतना गाढ़ा होता है, इतनी चिपचिपाहट होती है कि वो धीरे धीरे फ्लो करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, शहद। कि सबसे तेल, पानी और शहद में सबसे अधिक सांद्रता किस में होती है आपकी, शहद में होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं हम, आपेक्षिक घनत्व, जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या नापते हैं हम, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है आपका, आपेक्षिक घनत्व होता है हमारा किसी वस्तु का घनत्व और अपोन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। क्या होता है आपेक्षिक घनत्व हमारा, किसी वस्तु का घनत्व और उसके अपोन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो हमारे हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व को नापते हैं। उसके बाद है एमीटर, एमीटर से किसको मापते हैं हम, धारा को, करंट को। उसके बाद आता है हमारा विस्कोमीटर, सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। जब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है तो हम ऑप्शन नंबर सी
कर देते हैं और हमारी क्लास समाप्त होती है यहीं। फिर मुलाकात होगी आपसे नई क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास समझ आई, अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें ताकि हम भी आपके साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जुड़े रहें। और हम कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।